नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक तिवारी और मैं आपके डियर लर्नर्स चैनल पर सीडीपी का सेक्शन लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप किसी भी एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर बात करें, किसी भी टेट की तैयारी करें, चाहे आप वो एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो, आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आप सभी जानते हैं कि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि 150 नंबर, अगर हम बात करें सीटेट की, आज बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप सीटेट का पेपर पास कर लेते हैं तो आप सभी जानते हैं कि आप सेंट्रल लेवल पर एलिजिबिलिटी पा जाते हैं कि आप किसी भी स्टेट का जो टीचर का एग्जाम है वो आप दे सकते हैं। तो अभी हालांकि टीचर का जो सीटेट का जो रिजल्ट था वो आया हुआ है और मैं भी एक सीटेट क्वालिफाइड ही टीचर हूँ। अगर कोई चाहे तो मैं उसको रोल नंबर भी भेज सकता हूँ। तो अब जब मैं क्वालिफाइड हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ से क्या सेक्शन आया था। हालांकि पिछली बार अगर पिछले पेपरों की बात करें तो अभी तक जो सीडीपी का जो लेवल आता रहा है, जो पेपरों का जो लेवल आता रहा है, वैसा इस बार लेवल आया नहीं है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट लेवल आ गया है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठिन आ गया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस चैनल पर ऐसा कोर्स डिजाइन करने की कोशिश की ताकि आप सारे टेट हैं, जो सीटेट हैं, जो जितने भी टेट हैं उनमें आप थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। और आप सभी जानते हैं कि अगर आप बात करें टीचिंग एग्जाम की, अगर बात करते हैं तो उसमें सीडीपी, क्योंकि हमें टीचिंग में ऑल ओवर फोकस करना होता है बच्चों पे, ठीक है। तो अगर बच्चों पे फोकस करना है तो हमें उनको ये पता होना चाहिए हमको कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है। तो इसके लिए हमें फोकस करना होता है केवल और केवल टीचर, अगर फोकस करें तो हमें करना होता है। तो इसलिए यहाँ पर एक विशेष सेक्शन डाला जाता है जिसको कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं सीडीपी। आपने सबने सुना होगा कि मेरे सीडीपी में इतने नंबर आए हैं, मेरा सीडीपी कमजोर है। अच्छा, ये जो टॉपिक होता है, ये जो सेक्शन होता है, ये ना तो कभी आपने पढ़ा होता है, नहीं सुना होता है। हालांकि आप जब बीएड करते हैं तो बीएड में एक, आप सब जानते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है उसमें साइकोलॉजी, लेकिन वो जो साइकोलॉजी होता तो बच्चे की ही साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी होता है। लेकिन उस साइकोलॉजी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अनछुई होती हैं और जो कि हमें सीटेट में पढ़ना होता है, या किसी टेट का एग्जाम देते हैं तो सीडीपी सेक्शन में हमको पढ़ना होता है। तो अभी तक आपके चैनल में जो सीडीपी था वो नहीं आ रहा था, तो बच्चों की विशेष डिमांड थी कि सीडीपी का भी वीडियो बनाया जाए या सीडीपी का भी क्लास लगाया जाए। तो मैं आपके चैनल पर सीडीपी की क्लास लेकर आऊंगा। और अभी हम आज बात करेंगे कि कैसे हमने क्लासिफिकेशन किया है आपके सिलेबस का, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आपका 150 नंबर का पेपर होता है। सीटेट की बात करें 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 30 नंबर के 5 सेक्शन आते हैं। क्या क्या आता है? सीडीपी आता है। सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 नंबर का आता है। 30 नंबर की लैंग्वेज फर्स्ट और 30 नंबर की लैंग्वेज सेकंड आती है। लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी चुन सकते हैं या इंग्लिश चुन सकते हैं, और बाकी आप जिस स्टेट के हैं, जो आपका इंटरेस्ट हो, आप वैसी लैंग्वेज को चुन सकते हैं। ऐसे कोई दबाव तो है नहीं। और बाकी अगर बात करें, अगर फर्स्ट पेपर की बात करें तो आपको मैथमेटिक्स पढ़नी होती है, वो भी 30 नंबर की आती है। और बाकी एक सेक्शन आता है जिसको आप हिंदी लैंग्वेज तो आएगी, तो 5 सेक्शन होते हैं इसमें। मैं स्पेशली बात करूंगा अपने सेक्शन की, जो कि मैं सेक्शन आपको पढ़ाने वाला हूँ सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अब देखिए, अगर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात किया जाए तो सबसे पहला जो होता है, अगर जैसे किसी भी चीज की अगर हम पढ़ाई चालू करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि उसका इतिहास कैसे रहा है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है। जो सीडीपी था या जो साइकोलॉजी था, देखो जो सीडीपी है यहाँ पर हम आपको साइकोलॉजी नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे चाइल्ड साइकोलॉजी, या आप ये भी कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। याद रखिएगा, कभी भी आप साइकोलॉजी की बुक उठा करके मत बैठ जाइएगा। आप सीडीपी के लिए साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप चाइल्ड साइकोलॉजी या तो पढ़ेंगे या तो पढ़ेंगे एजुकेशन में साइकोलॉजी कैसे हमारी मदद करती है। अगर किसी एक टीचर को अगर साइकोलॉजी का नॉलेज है तो वो बच्चे की कैसे मदद कर सकता है, तो हम ये पढ़ते हैं। तो कभी भी आप साइकोलॉजी में मत जाइएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, चूंकि साइकोलॉजी है, थोड़ा सा हम बात करेंगे इसका ओरिजिन कैसे हुआ है। तो हम सबसे जो पहला टॉपिक होगा वो होगा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, या मनोविज्ञान का इतिहास। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले साइकोलॉजी को क्या माना गया, ये किसकी शाखा है, कहाँ से आप सभी जानते हो, आपने अगर पढ़ा होगा तो आप जानते हैं इसका जो ओरिजिन हुआ था कहाँ से हुआ था, तो फिलोसफी से हुआ था। पहले साइकोलॉजी को फिलोसफी का ही एक पार्ट माना जाता था। बाद में कई सारे वैज्ञानिकों, आप कैसे उनको भाषा वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, हम उनको मनोवैज्ञानिक, उनके प्रयास से फिर बाद में इसका विकास हुआ और एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में बाहर आया। तो हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की। दूसरी बात करेंगे वेरियस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। आपने पढ़ा होगा प्रकृतिवाद, आपने पढ़ा होगा
क्या कहते हैं, तमाम प्रकार के वाद होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि अगर हम बात करें इसमें स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में होता है, कई प्रकार के संप्रदाय होते हैं। जैसे व्यवहारवाद आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं गेस्टाल्टवाद पढ़ा होगा। तो क्या होता है कि कई टाइप के जो वैज्ञानिक है, मैंने किसी प्रकार की विचारधारा रखी, मेरा ऐसा मानना है, मान लीजिए कि मेरा ऐसा मानना है कि जो व्यवहार से ही मनुष्य के हम मनोविज्ञान को जान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उसके पक्षधर हो जाएंगे, और जब हम उसके पक्षधर हो जाएंगे तो जो हमारा जो विचारधारा होगा, जो हमारा जो सिद्धांत होगा, उसको हम एक बात बना देंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के बात बनाए। तो हम यहाँ पर इसमें वेरियस स्कूल्स ऑफ एजुकेशन में हम पढ़ेंगे कि कौन सा वाद होता है और किस वाद का कौन प्रवर्तक है और उसके समर्थक कौन कौन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास हम पढ़ेंगे। बच्चा कैसे वृद्धि करता है, बच्चा विकास कैसे करता है, विकास के चरण कितने होते हैं। इसके ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसके अंतर्गत हम जानेंगे, हालांकि मैंने नीचे लिखा हो, इसके सबसे पहले हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को जानेंगे, उसके बाद ये भी जानेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के कितने सिद्धांत होते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे, जैसे कहते नहीं हो आप लोग कि जो डेवलपमेंट होता है वो वोम टू टॉम चलता है, गर्भ से लेकर कब्र तक चलता है। तो उसकी बात करेंगे, कितने टाइप के होते हैं, सतत चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, हालांकि ग्रोथ के ही ये पार्ट होते हैं, हम बात करेंगे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हम ये देखेंगे कि मान लो किसी बच्चे के माता पिता में बहुत कुशाग्र बुद्धि वाले लक्षण थे, तो वो बच्चे में आते हैं कि नहीं आते हैं। मान लो अगर किसी के पिताजी अंबानी है, तो उसके अंदर मान लो अगर अंबानी वाले लक्षण हैं, क्या वो आगे जाकर वो अंबानी बन सकता है। और इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो हम यहाँ पर आके प्रक्रियाएं करते हैं, वो हमारी कितनी मदद करती हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे हेरिडिटी। कोई किसी बालक के अंदर अगर अच्छे जीन है, तो क्या वो केवल अपने अच्छे जीन के कारण ही पढ़ने में अच्छा हो जाएगा, कि जो आसपास का माहौल है वो भी कुछ उसकी मदद करेगा। इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हम पढ़ेंगे आयाम हो जाते हैं, मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जिसको कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक मतलब संज्ञान का विकास, हमारे दिमाग का विकास। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जीन पियाजे की, क्योंकि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत सारा काम किया है। तो हम बात करेंगे जीन पियाजे की। उसके बाद हम बात करेंगे वाइगोत्स्की की। वाइगोत्स्की ने भी कुछ बताया कि संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। इन्होंने वाइगोत्स्की जीन पियाजे हैं, तो इन्होंने बच्चे की थॉट्स को डेवलप करने में बात की। लेकिन जो जीन पियाजे हैं, इन्होंने बात की कि बच्चा जो होता है वो समाज में आकर के सामाजिकता सब कुछ सीखता है। फिर बात हम ब्रूनर की भी करेंगे। देखिए, ब्रूनर की बात अभी तक तो होती नहीं थी ब्रूनर की बात, लेकिन इस बार इससे हो रही है, क्योंकि अभी जो आपका सीटेट का जो पेपर आया था वो मेरे हिसाब से अब तक का सबसे डिफिकल्ट पेपर था। भाई पेपर ऑनलाइन हो गया है, तो पेपर का ड्यूरेशन बढ़ गया है, सिलेबस वही है, ड्यूरेशन बढ़ गया है। अब पहले एक दिन में सारे सब लोगों का पेपर होता था, अभी पेपर होने लगा है 23 दिन में। तो आप ये बात हमको बताइए, अगर सिलेबस उतना है और अगर पेपर का बढ़ जाता है, पेपर के जो दिन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, अब हर दिन एक ही जैसा पेपर तो दिया नहीं जा सकता है। इसलिए क्या किया गया है कि पेपर के अंदर से चीज़ें पूछी जाने लगी हैं। तो इसलिए हम आपको ब्रूनर के भी बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद हम पढ़ाएंगे मोरल डेवलपमेंट। तो जो मोरल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट का मतलब सामवेगिक विकास। सामवेगिक विकास का मतलब होता है कब बच्चा रोने लगता है, कब बच्चा चिढ़ जाता है, उसको कैसे करके, इसी सब बातें होंगी। तो इसी में बात किया जाएगा फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की। फ्रायड जो थे, उन्होंने कई प्रकार के मन की बात की, उन्होंने अचेतन मन की बात की और चेतन, समझे। तो यहाँ पर हम सारे प्रकार के मन को जानेंगे, कितने प्रकार के मन होते हैं और सब मन कैसे काम करते हैं, कौन प्रेजेंट में रहता है, कौन पास्ट में चला जाता है। उसके बाद आगे हम बात करें तो हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट में। देखिए, सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है कि सोशल डेवलपमेंट में हमारे यही अगर बात करें इन्वायरमेंट में ही जो हम प्रक्रियाएं करते हैं, वही तो सोशल डेवलपमेंट होता है। भाई अगर हमारे मोहल्ले में सारे लोग गाली देते हैं या आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो सीधी सी बात है जो बच्चा होता है वो भी आप शब्दों का प्रयोग सीख जाता है। तो सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है? सोशल डेवलपमेंट के जो कारक होते हैं वो होता है टीचर, क्योंकि बच्चा जब छोटा है तो ज़्यादा स्कूल में समय बिताएगा, या तो पेरेंट्स, जैसे उसके माता पिता, जिसके माता पिता झगड़ालू हैं तो बच्चे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, झगड़ालू हो जाते हैं। फिर बात करेंगे पीयर का मतलब साथी समूह, जैसा जिसका साथी समूह होगा बच्चा वैसा ही बनेगा। अगर आप अच्छे लोगों की संगति में हैं, आप
अच्छे हो जाएंगे। पढ़ाकू बच्चों की संगत में है तो पढ़ाकू हो जाएगा, अगर वो मान लो कि गलत संगत में पड़ गया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बात करें फिर उसके बाद हम बात करेंगे लर्निंग में। तो लर्निंग जो होती है, लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। क्या होता है? लर्निंग का मतलब है अधिगम। अब देखिए लर्निंग, तो लर्निंग की जो थी तो बहुत सारे लोगों ने थ्योरी दी। कुछ ने बताया कि बच्चा गलतियां कर करके सीखता है, कुछ ने बताया कि बच्चा अनुकरण करके सीखता है, कुछ ने बताया कि बच्चा जो होता है अगर उसको कोई काम करे, अगर उसको उस काम के लिए इनाम मिल जाए, जिसको आप कहते हैं री-इन्फोर्समेंट या पुनर्बलन मिल जाए, तो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से सीखता है। तो हम लर्निंग आपको पढ़ा, सबसे पहले बताएंगे लर्निंग क्या होता है। इसके बाद में हम पढ़ाएंगे थॉर्न डायगोनल लर्निंग के बारे में, क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, पावलोव ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, स्किनर ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, और एक नया टॉपिक हम और जोड़ देंगे, गुथरी के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने बताया ना कि डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए थोड़ा सा हमने चेंजमेंट किया। ठीक है, बात हम करेंगे, फिर हम करेंगे यहाँ पर कोहलर का सूझबूझ का सिद्धांत। आप सब जानते हैं कि सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी था, कोहलर ने केले ऊपर लटका दिए थे, तो वहां पर सूझबूझ, तो कोहलर कहते हैं कि बच्चा सूझ के द्वारा सीखता है। जब बच्चा कोई काम करता है, किसी काम करने को जाता है, तो उसमें एक सूझ आती है, जिसको आप कहते हैं थ्योरी ऑफ इंसाइटमेंट, या आप कहते हैं थ्योरी ऑफ इंसाइट। इंसाइट का मतलब अंतर। जब बच्चा सोचता है तो वैसा वो काम कर लेता है। फिर देखो लर्निंग पढ़ने के बाद हम ये पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लर्निंग का ट्रांसफर कैसे होता है। जैसे मेरे पास लर्निंग है, हमने कोई चीज सीख ली, तो हम दूसरे को कैसे सिखाएंगे। यहीं पर हम बात करेंगे लर्निंग कर्व की। लर्निंग कर्व का मतलब होता है लर्निंग को हम ट्रांसफर तो करेंगे, लेकिन कैसे, हम कर्व कैसे बनेंगे इसमें। और फिर बात करेंगे लर्निंग प्लेट्यू। प्लेट्यू का मतलब होता है अधिगम का पठार। अधिगम का पठार क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि बच्चा बहुत रफ्तार में सीखता है, फिर कभी कभी क्या होता है बच्चा एक कांस्टेंट हो जाता है, फिर क्या होता है उसका जो अधिगम होता है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आगे लर्निंग डिसेबिलिटीज की। लर्निंग डिसेबिलिटीज का मतलब होता है कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, तो वहां पर हम इनकी भी बात करेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटीज क्या होती है, मतलब अधिगम अक्षमताएं क्या होती हैं, कब बच्चा नहीं पढ़ पाता है, हो सकता है उसे कैलकुलेशन में दिक्कत है, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेजिया। तो हम इसमें उनके रोगों के सारे की बात करेंगे, कौन कौन से रोग होते हैं और कैसे बच्चे की लर्निंग में ये बाधक हो जाते हैं। फिर हम बात करेंगे आगे मोटिवेशन की। मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन। जैसे आप सब जानते हैं कि सर जी थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए, तो मोटिवेट बच्चा कैसे होता है, कब बच्चा मोटिवेट होता है, उसको कैसी कैसी बातें बताओ तो मोटिवेट हो जाता है, कैसे कैसे काम दे दीजिए तो मोटिवेट हो जाता है। तो मोटिवेट का मतलब होता है उसमें प्रेरणा कैसे आती है, काम करने के लिए उत्साह कैसे आता है। तो इसका एक फैक्टर होता है रीइंफोर्समेंट भी होता है। बच्चे ने कोई काम किया और आपने उसकी पीठ थपथपा दी, मतलब या उसको शाबाश कह दिया, या उसी काम के लिए आपने उसको थोड़ा सा पारितोषिक दे दिया या कोई ट्रॉफी दे दी, तो बच्चा अगली बार से उन कामों को बार बार करने लगेगा। फिर हम यहाँ पर ये बताएंगे कि रिलेशन बिटवीन मोटिवेशन एंड लर्निंग। लर्निंग और मोटिवेशन, मतलब अब जैसे कि हमने कहा आपने मोटिवेट किया, तो आपको मोटिवेट सिर्फ बच्चों किसके लिए करना है, अधिगम के लिए करना है, पढ़ाई के लिए करना है। तो आप इसमें मोटिवेशन और लर्निंग में रिलेशन कैसा होता है, कैसे रिलेट किया जाता है एक दूसरे को, कि हम कैसे मोटिवेट करें कि बच्चा लर्निंग में आगे हो जाए, या अगर पीछे है तो आगे हो जाए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे पर्सनालिटी की। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, पर्सनालिटी का मतलब है व्यक्तित्व। अपना व्यक्तित्व कैसा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, किसी का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए था, परोपकारी होना चाहिए था, कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे फ्रायड का व्यक्तित्व का सिद्धांत भी हम पढ़ेंगे। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या कहती है, ये बताती है कि जो ज्ञान होता है वो कैसे कैसे बढ़ता जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी चीज़ को देखते हैं, फिर उसको समझते हैं, समझने के बाद में उसके एप्लीकेशन को समझते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, प्रयोग करते हैं। मान लो हमने देखा ये पंखा है, पंखा को हमने क्या किया, सबसे पहले उसको समझा। जब हमको समझ में आ गया तो उस पंखे को हमने किसी को समझा दिया। उसके बाद में हमने उस पंखे को सुधारना सीख लिया। सुधारने के बाद में हमने ये देखा कि स्मार्ट फैन और पुराने वाले फैन में डिफरेंसेस क्या हैं। तो ऐसे करके हम बताएंगे कैसे 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 बच्चा सीखता जाता है। तो फिर इसके आगे हम पढ़ाएंगे इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धि। तो बुद्धि के बारे में बताएंगे, बुद्धि क्या होती है, किन किन लोगों ने बुद्धि को क्या क्या माना है,
उसके बाद में बताया जाता है कि बुद्धि का मापन कैसे किया जाता है। देखिए, आपकी दो आयु होती है, एक होती है आपकी वास्तविक आयु और एक होती है आपकी मानसिक आयु, जिसको कहते हैं मेंटल एज, रियल एज और मेंटल एज। तो इसमें आपको यह भी बताया जाएगा कैसे आप मेजरमेंट करते हैं आईक्यू का। आईक्यू क्या होता है, मान लीजिए कोई एक बच्चा है जिसकी उम्र मान लीजिए कि 8 साल है, मान लीजिए कि वो पढ़ता है कक्षा 4 में, लेकिन अभी वो क्लास 4 में पढ़ता है, लेकिन वो अगर क्लास 6 के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करने में वो सक्षम है, इसका मतलब उसकी जो मेंटल एज है वो क्लास 6 के बच्चे के बराबर है, और जो उसकी वास्तविक आयु है वो 10 या 8 या 10 साल या 12 साल हो सकती है। ठीक है, तो इसमें आपको बताया जाता है कि आईक्यू कैसे किसी का मेजरमेंट किया जाता है, किसी बच्चे का, कि इसमें आईक्यू कितना है। देखो, जो एवरेज होते हैं उनका आईक्यू होता है 90, और जो कुशाग्र बुद्धि, तो इस प्रकार से आपको ये हम बताएंगे कैसे आईक्यू को मेजरमेंट किया जाता है। फिर देखिए, इंटेलिजेंस की कुछ थ्योरीज होती हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस जो होता है, जो बुद्धि होता है, उसको किसी ने एक कारक माना, एक कारक की बुद्धि माना, तो उसको कहते हैं यूनिफैक्टर थ्योरीज की आती है। फिर किसी ने माना कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, प्रत्येक मनुष्य में 2 प्रकार की बुद्धि होती है, एस फैक्टर और जी फैक्टर माना, तो वो हो जाएगा डाई फैक्टर में। फिर आएगा मल्टी फैक्टर, किसी ने माना कि बुद्धि के कई सारे फैक्टर होते हैं, तो आएगा मल्टी फैक्टर में। इसी में पढ़ाया जाएगा ग्रुप फैक्टर थ्योरी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज होती है, इसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल थ्योरी। ठीक है, इसमें इस प्रकार की थ्योरीज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे फिर हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। इवैल्यूएशन असेसमेंट क्या होता है, कैसे हम, जैसे कि किसी बच्चे का हमने क्या किया, परीक्षा लिया, तो उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं, बच्चे का आकलन कैसे किया जाता है। आकलन किया जाता है, आकलन में क्या होता है कि रोजमर्रा के जो बच्चा काम कर रहा है उसे आकलन करके बताते हैं कि इसके नंबर कितने आएंगे, इसकी वृद्धि कैसे होगी, इसका विकास कैसे होगा, आदि आदि चीजें। उसके बाद में आप लोग पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, जिसको कहते हैं समावेशी शिक्षा। देखिए, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आप लोग ये पढ़ेंगे कि हर प्रकार का बालक, चाहे वो मानसिक, चाहे वो अपंग हो, कुछ मिला के सारे बालक अगर जो भी पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो लंगड़ा हो, बहरा हो, कैसा भी बालक हो, ठीक है, तो सारे बालकों को, कुशाग्र बुद्धि का बालक कैसा भी बालक हो, सबको एक साथ में बिठाया जाए और एक साथ में बिठा करके उनको पढ़ाया जाए, इस बात की जाएगी। इसी में एक छोटा सा टॉपिक आता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की भी बात की जाएगी। उसके बाद में अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा एक्सेप्शनल चाइल्ड। एक्सेप्शनल चाइल्ड में क्या होता है, एक्सेप्शनल चाइल्ड में आप लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आपने देखा कुशाग्र बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक, ठीक है, और आप देखेंगे रिटार्डेड चाइल्ड जो होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जो रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं, तो उन बच्चों के बारे में आपको बताया जाएगा, जिसको कहते हैं एक्सेप्शनल चाइल्ड, मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। फिर आपको बताया जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो हर व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको जल्दी समझ में आता है, मुझे समझ में नहीं आता है। किसी बच्चे को कोई चीज समझ में आ जाती है, किसी बच्चे को मैथ अच्छा आता, समझ में आता है, तो कोई आर्ट के बैकग्राउंड में ज्यादा आगे, कोई साइंस के बैकग्राउंड में ज्यादा आगे, कोई किसी की क्रिएटिविटी ज्यादा है। ठीक है, इस हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इस बात का जिक्र इसी चैप्टर में किया जाएगा। उसके बाद में आएगी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे बच्चा कैसे क्रिएटिव क्या कर सकता है। तो क्रिएटिविटी से अब जो सीटेट का जो अभी का जो पैटर्न होने लगा है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने लगे हैं अभी सीटेट में। ओके, उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे मेमोरी। मेमोरी में आप पढ़ेंगे कि मेमोरी के स्तर कितने होते हैं, मेमोरी कितने टाइप की होती है, मेमोरी को हम कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या याद रखता है बच्चा, कैसे भूल जाता है, और याद कराने के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए। ठीक, आगे आप लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड थॉट्स। देखिए, ये जो टॉपिक है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लैंग्वेज एंड थॉट्स जो टॉपिक है। इससे इस बार की अगर सीटेट की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन लैंग्वेज एंड थॉट से आते हैं। और पेडागोजी के लिए, पेडागोजी मतलब शिक्षण शास्त्र के लिए, चाहे वो हिंदी शिक्षण शास्त्र हो, चाहे वो इंग्लिश पेडागोजी हो, चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो, चाहे वो संस्कृत की पेडागोजी हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है थॉट एंड लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि पेडागोजी में ये सिखाया जाता है कि आप किसी चीज को कैसे पढ़ाएंगे, तो उसमें आपके विचार और आपकी भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ज्यादा मायने रखती है। उसके बाद हम पढ़ाएंगे एनसीएफ 2005। एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, भारत सरकार ने क्या किया था कि एक ऐसा प्रयास किया था कि सारे पूरे इंडिया लेवल पे एक प्रकार की शिक्षा को लागू किया जाए। उसके लिए नेशनल करिकुलम, एक ऐसा करिकुलम, मतलब ऐसा एक पाठ्यक्रम बनाया जाए जो हर जगह के बच्चे उसी पाठ्यक्रम को पढ़ें, ताकि जब किसी दूसरे स्टेट का बच्चा किसी दूसरे स्टेट में जाए तो उसको आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत ना आए। तो 2005 में काम किया गया था, वो बताएंगे। उसके बाद में पढ़ाया जाएगा 2000 NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे।
उसके इसके बाद में साथ में इसमें यह भी पढ़ाया जाएगा कि भिन्न विभिन्न आयोग। तो विभिन्न आयोगों से हमारा यह मतलब है कि अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा में क्या योगदान दिए। हंटर कमीशन आया, कोठारी कमीशन आया, राधा कृष्णन कमीशन आया, तो सारे कमीशन के बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि कौन कौन कमीशन आया और उस कमीशन ने कौन कौन सी चीजों की वकालत की है, क्या क्या बताने की कोशिश की है, क्या क्या शिक्षा में उन्होंने प्रावधान करने का प्रस्ताव दिया है। सारी बातें यहाँ पर बताई जाएंगी और इसी में हम आपको ये भी बताएंगे कि सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लागू हुई थी, 1968 वाली क्या है, 1986 वाली क्या है, 2000 में क्या परिवर्तन हुए, 2005 में क्या परिवर्तन हुए, 2019 वाला क्या है, सारा पूरे हम इसी में बात करेंगे। इसी के साथ में हम ये सारी बातें करते जाएंगे। देखिए हमने टॉपिक तो एक लिख दिया है, लेकिन ये एक यूनिट है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आएंगे जिनको कि आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ाएंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसका मतलब है जब कोई एक अध्यापक जब अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है तो वो प्रोसेस कैसी होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो डाइपोलर है, कुछ लोग कहते हैं ट्राइपोलर है। डाइपोलर का मतलब ये है कि वो लोग कहते हैं कि इसमें बच्चा और अध्यापक दो लोग होने चाहिए। अध्यापक बोलेगा, अपने ज्ञान को ट्रांसफर करेगा और बच्चा जो है वो रिसीवर के तरीके ज्ञान को पकड़ेगा, ऐसा बोला गया है। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो शिक्षा है वो ट्राइपोलर है। ट्राइपोलर बोले तो बच्चा होना चाहिए, टीचर होना चाहिए और करिकुलम होना चाहिए। अरे टीचर को कुछ दिशा निर्देश तो देने चाहिए। अब मान लो कोई इंटर के टीचर और कक्षा 2 के लड़कों को पढ़ाएगा, वो तो बड़ा ज्ञान दे देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ट्राइपोलर डाइपोलर आप सारा कुछ आपको बताया जाएगा इसमें। उसके बाद आप पढ़ेंगे जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट। अब देखिए ये जो टॉपिक होते हैं ये इतने सेंसिटिव टॉपिक हैं। सीटेट क्या करता है कि इनके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। अभी का जो पैटर्न है हम आपको बताते हैं कि अगर आप इस बार, हालांकि ऑनलाइन में सीटेट ने जो अपलोड भी किए अपने प्रीवियस जो भी पेपर जितने भी अपलोड भी किए हैं, आप उसमें देखिए कोई क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा बताइए यूनिफैक्टर थ्योरी को किसने दिया है, बताइए डाई फैक्टर, नहीं। आपको उसके अंदर से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। अगर आपने डीपली उसको पढ़ा है तब तो आप उसके क्वेश्चन को टिक कर पाएंगे, अदरवाइज आप दिक्कत में आ जाएंगे। इसलिए जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट जो है इससे 2 से 3 क्वेश्चन इस बार आए थे, क्योंकि आपने इसको डीपली मेरे हिसाब से नहीं पढ़ा होगा और पढ़ा भी हो सकता है कुछ लोगों ने, पर कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी। इसमें क्या होता है, इसमें आपको ऐसे बताया जाएगा कि लड़कियां हैं उनको लंबे बाल रखने हैं, उनको खाना बनाना सीखना है। तो जेंडर बायस का मतलब होता है पक्षपात। तो ये पक्षपात कैसा, बच्चा तो बच्चा होता है, गर्ल्स हो बॉय हो कुछ भी हो, ठीक है, तो उसको एज अ हमें बच्चा ही ट्रीट करना चाहिए। लड़कों को भी खाना बनाना सीखना चाहिए, लड़कियों को भी खाना बनाना सीखना चाहिए, तो इससे इक्वलिटी आती है। ओके, तो यहां पर इसकी बात की जाएगी। और ये जो अध्याय है, ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, सारी चीजें हमने यहाँ पर नहीं लिखी हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं कि ये बताया जाएगा, ये बताया जाएगा, ये बताया जाएगा। तो जब हम आपको पढ़ाएंगे तो सारी चीजें आप समझ जाएंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर आपको बताएंगे थोड़ा सा लेसन प्लानिंग के बारे में, थोड़ा सा हम बताएंगे यूनिट प्लान क्या होता है, माइक्रो टीचिंग क्या होती है। माइक्रो टीचिंग का समय पूछा जाता है कि माइक्रो टीचिंग में कितना समय लगना चाहिए, उसके रिव्यू में कितना समय लगता है, माइक्रो टीचिंग सबसे पहले क्या किया जाता है, प्लानिंग कैसे की जाती है, क्या होता है, सारी बातें आपको बताई जाएंगी। यूनिट प्लान कैसे बनाए जाते हैं, एक यूनिट प्लान जो बनना चाहिए, यूनिट प्लान का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा यूनिट टेस्ट आपके उसमें होते हैं, तो जो टेस्ट पेपर होता है इसके अंदर पढ़ाया जाएगा आपको टेस्ट पेपर। तो टेस्ट पेपर में क्या क्या होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, वो उसमें वैधता होनी चाहिए, उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। मतलब अगर किसी भी, जैसे कि वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, जैसे कि एक क्वेश्चन आया, अगर उसका जवाब सी सही है तो चाहे यहाँ चेक करो चाहे अमेरिका में चेक करो, सबका सिर्फ सी ही उत्तर सही होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर भी बताएंगे आपको CCE मतलब कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में, कि कैसे कोई एक व्यक्ति बराबर इवैल्यूएशन करता रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और फिर एक और टॉपिक बताएंगे, 28 नंबर टॉपिक है, जिसको आप कहते हैं एक्शन रिसर्च। क्या कहते हैं, एक्शन और रिसर्च। एक्शन रिसर्च के बारे में बताया जाएगा, एक्शन रिसर्च कैसे करते हैं किसी टॉपिक पे, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारे टॉपिक के बारे में भी बताया जाएगा। तो यही सारा सिलेबस है। और हम आपको बता दें कि यहां पर क्या होता है कि 30 क्वेश्चन आएंगे और ये 30 नंबर के होंगे। और हम आपको बताते हैं कि जो 15 नंबर होते हैं, शुरुआत के जो 15 नंबर होते हैं वो आता है चाइल्ड डेवलपमेंट से, बच्चा डेवलप कैसे करता है, शैशवास्तम बच्चा कैसा होता है, ठीक है, ये सारी बातें बताई जाएंगी।